वैसे तो आए दिन ही हमारे समाज में दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट या समाज के निचले तबकों से आने वाले लोगों के खिलाफ छोटी मोटी घटनाओं से लेकर जघन्यतम अपराध होते रहते हैं। लेकिन हर साल 2 साल पर कोई ऐसी प्रतीक घटना, एक सिंबॉलिक इंसिडेंट हमारे सामने आता है जो पूरे सिस्टम के कैरेक्टर को, उसके काम करने के तरीके को जनता के बीच एक्सपोज कर देता है। ऐसी ही एक घटना 7 अक्टूबर की रात 1:30 बजे हरियाणा काडर के 51 वर्षीय आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के रूप में सामने आई। इससे पहले कि हम इस घटना के डिटेल्स में जाएं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाई पूरन कुमार थे कौन। इनका जन्म 19 मई को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद जिले में हुआ था। इनके पिताजी वाई विजय कुमार पेशे से एक इंजीनियर थे और इनकी माता श्रीमती सुशीला एक होम मेकर थी। वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और उनके पिता विचारों के लिहाज से एक अम्बेडकरवादी थे। बचपन से ही उन्होंने अपने बच्चों के बीच इस बात को पुरजोर तरीके से रखा था, उन्हें इस बात की शिक्षा दी थी कि समाज में आधारित किसी भी किस्म के जातिगत भेदभाव का डटकर सामना किया जाए। 3 भाइयों के बीच पले बढ़े वाई पूरन कुमार खुद भी अपनी सोशल पोजीशन को लेकर काफी सजग रहते थे। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में उनमें काफी होशियार माने जाते थे वो, और टेक्नोलॉजी को लेकर उनकी विशेष रुचि थी। जो लोग भी उन्हें करीब से जानते थे वो ये कहते थे कि कई बार उन्हें आप किताबों से घिरा हुआ पाते थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया और उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद 1996 में उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स में नौकरी करने की शुरुआत की। नौकरी के दौरान ही उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया और 2001 में हरियाणा काडर में एक IPS के तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। उनको पहली पोस्टिंग एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP के तौर पर मिली। उसके बाद 2010 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP के तौर पर उन्हें प्रमोट कर दिया गया और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP के तौर पर उन्हें प्रमोशन मिल गया। ADGP के तौर पर काम करने के दौरान उन्होंने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से ओवरहॉल कर दिया और कम्युनिटी पुलिस इनिशिएटिव्स को लेकर वो काफी प्रोएक्टिव रहा करते थे। सितंबर 2025 में उन्हें रोहतक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर IG के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया। उनकी पत्नी अमनीत P कुमार भी पेशे से हरियाणा काडर के अंतर्गत ही एक IAS ऑफिसर है। ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात वाई पूरन कुमार से हुई थी और फिलहाल वो हरियाणा गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेशंस में सेक्रेटरी और कमिश्नर के पद पर काम कर रही हैं। इस घटना के दौरान भी वो हरियाणा सरकार के CM के साथ एक ऑफिशियल डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर जापान के एक ऑफिशियल दौरे पर थी। वाई पूरन कुमार एक बेहद ही सक्षम ऑफिसर थे और जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया था, चाहे वो उनके जूनियर्स हो या कलीग्स हो, उनकी राय थी कि वो एक फियरलेस आदमी है। ऑफिसर्स के राइट्स को लेकर वो काफी सजग रहा करते थे और पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग को लेकर काफी प्रोएक्टिव रहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ उनके कई प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स चल रहे थे। अभी पिछले साल ही उन्होंने सरकार द्वारा डेजिग्नेट की गई सरकारी गाड़ी यानी सरकारी व्हीकल को ये कहते हुए वापस कर दिया था कि ये उनके रैंक के अनुरूप नहीं है और एक रिप्लेसमेंट की मांग की थी। पिछले साल ही उन्होंने 1991, 96, 97 और 2005 बैच के ऑफिसर्स के प्रमोशन को भी लेकर सवाल उठाए थे। बाकायदा CM को चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने ये भी मांग की थी कि इन ऑफिसर्स की सैलरीज को रिफिक्स किया जाए और जो भी इनके ड्यू एरियर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। मार्च 2021 में इन्होंने इलीगल सर्विलेंस को लेकर भी सवाल उठाए थे कि इनके फोन को, इनके व्हाट्सएप चैट्स को यहां तक कि लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पे इनका मानना था कि इनके ऑफिसर्स के या इनके बैच के अन्य ऑफिसर्स का प्रमोशन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये SC कैटेगरी से आते हैं। इनके खिलाफ एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कई सारे मसलों में जहां किसी लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं होती है, वहां लीगल लूपहोल में फंसाने के लिए
सरकार इनकी फाइल्स को लीगल ओपिनियन के लिए भेज देती है। मार्च 2023 में जब इन्हें होमगार्ड्स के आईजी के तौर पर नियुक्त किया तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि उनको ह्यूमिलिएट और हैरेस करने के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर यह पोस्टिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि उनके रैंक के अनुरूप ये कार्डर पोस्ट नहीं है और ये तब किया गया है जबकि स्टेट में उनकी रैंक के हिसाब से अन्य कार्डर पोस्ट अवेलेबल है। घटना से ठीक एक हफ्ते पहले यानी 29 सितंबर को रोहतक के एडीजीपी पद से इन्हें रिलीज कर दिया गया था और 30 सितंबर को इन्होंने पदभार छोड़ दिया था। और घटना से ठीक 24 घंटे पहले इनके पीएसओ को एक शराब माफिया से 2.5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिसमें पूरन कुमार का भी नाम था और यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि इसके आधार पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अपने सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। यह फेहरिस्त कितनी लंबी है ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ इस घटनाक्रम में एक नया एपिसोड, कोई नई खबर उजागर हो रही है। लेकिन हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो सामाजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बाहर से देखने पर पैसे के लिहाज से सबसे एलीट तबकों में, समाज के सबसे एलीट तबकों से आता हुआ दिखता है, लेकिन उसकी सामाजिक हैसियत एक दलित की ही रही जिसने उसका पीछा नहीं छोड़ा अंत तक। उसका खामियाजा अपने जीवन के दौरान उसे लगातार भुगतना पड़ा और अंततः सिस्टम के सामने हार मानकर उन्होंने वो कदम उठाया जो किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी कदम होता है। 7 अक्टूबर की रात 1:30 बजे एक रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठे हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने पीछे वो एक 9 पन्ने का टाइप्ड सुसाइड नोट छोड़ गए जिसमें 8 पेजेस तो सुसाइड नोट के हैं, लास्ट पन्ना उनकी विल का है। इस नोट में उन्होंने 13 ऑफिसर्स का नाम लेकर बकायदा, जिसमें कुछ करंट और रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स हैं, के खिलाफ ये बात कही है कि वो लगातार उनके द्वारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, ह्यूमिलिएशन का, हैरेसमेंट का शिकार हो रहे थे और इसको लेकर उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस नोट के बाद उन्होंने बकायदा ग्रीन पेन से साइन किया, डेट डाली, मानो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपनी मौत के कारणों को उजागर करते हुए। अगर मैं वर्बैटिम कोट करूं उनके नोट को, तो उन्होंने लिखा है कि मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। मैंने लगातार इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जातिवाद, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक अत्याचार से तंग आ चुका हूं। अब यह सब खत्म करने का फैसला ले रहा हूं। इस घटना के बाद उनकी पत्नी अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उनके पति को अपमानित और प्रताड़ित किया। जाति के आधार पर भेदभाव और गालियां दी गई। रोहतक में उनके स्टाफ पर झूठा केस दर्ज कराया गया। डीजीपी से शिकायत की तो मामला दबा दिया गया। एसपी उनका फोन तक नहीं उठाते थे। उनके पति को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, कहा गया कि यह जगह उनके लिए नहीं है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक 6 मेंबर एसआईटी गठित की है जो इस घटना पर अपनी रिपोर्ट रिलीज करेगी। और आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी हत्या को 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उनका क्रिमेशन नहीं हुआ है, उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जिन ऑफिसर्स के नाम उन्होंने बाकायदा अपने नोट में लिखे हैं, जिनके खिलाफ, जिनको एक्यूज किया है उन्होंने, उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को इनिशिएट नहीं किया जा रहा है। और उनके फैमिली ने कहा है कि जब तक उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिनका बाकायदा नाम लिखकर पूरन कुमार ने दर्ज कराया था, जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जाएगी, तब तक वो बॉडी का क्रिमेशन नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये हमारे समाज की एक प्रतीक घटना इसलिए है क्योंकि साफ तौर पर दर्शाता है कि इकोनॉमिक पोजीशन के लिहाज से,
सामाजिक रसूख के लिहाज से एक इतने एलीट वर्ग का हिस्सा होने के बावजूद भी अगर एक ऑफिसर जो कि दलित बैकग्राउंड से आता है उसको इस किस्म का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा हो, प्रताड़ना सहनी पड़ रही हो, तो इस देश के आम गरीब दलितों के साथ हर दिन किस किस्म का व्यवहार होता होगा, कितनी घटनाएं होती होंगी जिनके बारे में हम कभी शायद जान तक नहीं पाते। हमारे सामने सवाल ये भी है कि आप चाहे पैसा कमाकर, चाहे नौकरी लेकर, चाहे पद लेकर कितने भी ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप एक जातिगत तौर पर जो आपकी पहचान है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है, जो जातिगत आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशंस आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हम लोग हर दिन इस तरह के डिबेट सुनते हैं कि समाज में रिजर्वेशन का आधार कास्ट के बजाय इकोनॉमिक कर दिया जाना चाहिए, एफर्मेटिव एक्शन की बात सुनते हैं। लेकिन यह घटना एक बार फिर उन सारे लोगों से सवाल करती है, क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार है? क्या आज जातिगत पहचान के आधार पर लोग, बड़े से बड़े लोगों के बीच में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस और उनको अलग अलग तरीके से टॉर्चर और प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? और क्या इस हद तक उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है कि वो अंततः हार कर सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए? आजादी के 75 साल बाद हमारे समाज में आखिर क्यों अभी तक धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर होने वाली घटनाएं, होने वाले डिस्क्रिमिनेशंस में कमी नहीं आ रही है? बल्कि अगर देखा जाए करीब से तो पिछले कुछ समय से लगातार इनमें इजाफा होता जा रहा है। आखिर क्यों? क्या इसके कारण है कि हर दिन के साथ एक सोसाइटी के तौर पर हम इतने डिस्क्रिमिनेटरी और वॉयलेंट होते जा रहे हैं? सवाल हमारे सामने ढेरों हैं, लेकिन शायद जवाब एक का भी नहीं।